सर मैं Come in. Take your seat. थैंक यू सर। इमरान अहमद, यस सर। अपने बारे में कुछ हमें बताइए। सर मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैंने इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी करी और अभी वर्तमान में मैं उत्तराखंड पुलिस सेवा में हूँ और डिप्टी एसपी पद पे हूँ, जिस पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है नैनीताल में अभी। बाकी सर मुझे शायरी वगैरह का शौक़ है, थोड़ा बहुत शायरी वगैरह कर लेते हैं क्योंकि लखनऊ से आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा बचपन से वहाँ से रहा। नवाबी अंदाज है आप में अभी भी? नवाबी अंदाज नहीं सर, शायरी का शायराना अंदाज है जी, ये कह सकते हैं। अच्छा। पिताजी मेरे सर शिक्षक हैं, माता गृहिणी हैं और मेरे भाई बहन हैं, तो उसमें मेरे भाई आयुष चिकित्सक हैं और मेरी छोटी बहन जो है वो भी आयुष की चिकित्सक हैं और उनसे छोटी बहन वो अभी पढ़ाई कर रही है इंजीनियरिंग की। आपने कौन सा विषय लेके सिविल सर्विसेज दिया है? मैंने समाजशास्त्र। समाजशास्त्र लिया है आपने। तो इंजीनियरिंग में आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है, एमटेक भी किया है आपने, बीटेक किया, एमटेक किया, इतनी सारी टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का क्यों सोचा? सर मेरा मानना है कि कोई भी विषय जो होता है, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ऐसा नहीं है कि अब वो विषय सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, बल्कि हमें विविध क्षेत्रों के बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में बेसिक चीज़ सिखाई जाती है रिसोर्स यूटिलिटी। मतलब आपके जो भी संसाधन है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, आपको उनका समुचित प्रयोग करना है और सोशल जस्टिस करना है। मान लीजिए मैं प्रशासन में जाता हूँ, भले पुलिस सेवा में जाता हूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता हूँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में जो मैंने सीखा है अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे भारत सरकार की आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो किस तरह लोकल अवेलेबल मटेरियल का यूज़ करके मैं कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चला सकता हूँ। या मान लीजिए पुलिस में कोई जेल वगैरह का निर्माण हो रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बनाया जा रहा है, तो मैं उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, या कोई चीज़ उसमें सामग्री कैसी प्रयोग की गई है, रोड बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। बट आपको लगता नहीं है कि भारत में अभी अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बहुत कमी है? एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अच्छे आज भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन अच्छे सिविल इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं जिसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ज्ञान हो। आजकल आप जैसा आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जी, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आपको मेगा ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, तो आपका जो ये ज्ञान है उस एरिया में ज़्यादा रेलिवेंट है बनिस्बत की एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज के लिए। ये सर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ है और मुझे लगता है हर दौर में हमें अच्छे प्रशासक, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक चूँकि ये सिविल सेवा ऐसा क्षेत्र है जो आप किसी के लिए भी खुली हुई है, कोई भी स्नातक व्यक्ति इसमें आ सकता है। तो मुझे लगा जो भी मेरा ज्ञान है या जो भी तकनीकी ज्ञान है मैं उसको इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ और ये जो विविधता देता है, जो चुनौतियों भरा क्षेत्र ये हमें उपलब्ध कराता है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस सेवा को चुना। आप यूपी के रहने वाले हैं ना? यस सर। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया यस गया सर। और आपके जो इंजीनियर्स हैं और वहाँ पे एक आपको नेशनल हाईवे या रोड स्टेट हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एक इसका रोड ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। यस सर। रोड ओवर ब्रिज का आपके डिपार्टमेंट ने एक डिज़ाइन दिया आपको। यस सर। कि सर आप इसको अप्रूव कर दें इस डिज़ाइन को। जी। उस डिज़ाइन को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं साहब इसका पियर अरेंजमेंट सही नहीं है या इसका और भी जो तकनीकी ज्ञान है आपके पास वो सही नहीं है, तो आप किस तरह से आप इसको अप्रूव करेंगे? क्या आप बताएंगे कि नहीं साहब इसमें टेक्निकल फ्लॉज ये सब है, इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसका या इसका डेप्थ जो आप दे रहे हो पिलर का वो सही नहीं है, या फिर आप दूसरे पहलुओं को देख के उसको अप्रूव करोगे? सर जब भी ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चुनौती मेरे सामने आएगी तो पहले जो भी कंसर्न लोग हैं उस प्रोजेक्ट से मैं उनको बुलाऊंगा। वो हमारे इंजीनियरों की टीम हो सकती है, विशेषज्ञों की टीम हो सकती है, और मैं बताऊंगा कि ऐसी ऐसी खामी मैंने इसमें पाई है, आपकी इस पर क्या राय है, और फिर हम एक अपनी कॉमन राय बनाकर उसको आगे भेजेंगे। कि चूँकि ये फुट ओवर ब्रिज है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ब्रिज है, उसके नीचे बहुत सारा ट्रैफिक जाता है, अगर कोई भी दुर्घटना भविष्य में हो जाती है तो ना सिर्फ वो मेरे विभाग के लिए बल्कि समस्त जो जनता है, नागरिक हैं रहने वाले, वहाँ के लिए भी एक
गंभीर चुनौती बन सकती है। तो इस पर बहुत संवेदनशील। लेकिन आप तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप तो जिले के मालिक हैं। जी जी। आपका वर्ड जो है वो कानून है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी जी। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कह ही सकते हैं कि नहीं साहब ये ड्राइंग तुम्हारा सही नहीं है, डिज़ाइन सही नहीं है, जी जी। डिज़ाइन चेंज करके तुम लाओ तभी मैं अप्रूव करूँगा उसको। जी मैं बिल्कुल कहूँगा, और लेकिन मैं हो सकता है मेरी राय गलत हो, इसके लिए मैं विशेषज्ञों की भी राय लूँगा कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जिससे प्रोजेक्ट भी ना रुके और स्मूथली काम भी हो जाए और काम भी आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की कुछ अप्रोच होगी, और जहाँ पे भी मैं कोई गलती पाऊंगा तो उसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है और इसको इस तरीके से होना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय बताएं तो जिससे हम सलूशन की तरफ बढ़ पाएं। तो आप राय लेके तब सुधार करेंगे जी। स्वयं आप कॉन्फिडेंस आपको नहीं है कि नहीं मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ? सर मैं समझूंगा, पर मैं अभिमान में नहीं आऊँगा कि मैं तो इतनी ज्ञान लिया है तो मैं ही करेक्ट हूँगा, ऐसा नहीं सोचूंगा। कुछ छोटी चीज़ों की मुझे पता है ये गलत है तो मैं उसको गलत करके उसमें सुधार लूँगा, मगर अगर कोई कंसेंसस बनाने वाली चीज़ है तो मुझे लगता है कि अपनी टीम की मैं राय लेकर एक बेहतर नतीजे पे पहुँच पाऊँ। क्या आपने सोशियोलॉजी क्यों ऑप्ट किया? सर पहले जब विषय का चयन करना था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ ही विषय का चयन किया, परंतु मैंने पाया कि मैं अपने आप को थोड़ा सा सहज नहीं महसूस कर रहा था। तो मैंने सीनियरों से मिला, मित्रों से मिला, तो उन्होंने मुझे और सब्जेक्ट सजेस्ट किए। फिर मैंने सोशियोलॉजी को लिया। सोशियोलॉजी को क्यों लिया ये प्रश्न अगर आए तो फिर सर वो इस वजह से कि कोई अन्य विषय लेता तो उसे मुझे कहीं शून्य से शुरुआत करना पड़ता, परंतु समाजशास्त्र के साथ ये है कि आपको शून्य से शुरुआत नहीं करना पड़ती है। आप समाज में ही रहते हैं, परिवार जैसी संस्थाएं, धर्म जैसी संस्थाएं, जाति, ये तमाम चीज़ों से आपका वास्ता होता रहता है। तो मैंने इस सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब पाया और प्रशासन से जुड़ा हुआ पाया, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। किस भारतीय समाजशास्त्री ने आपको इम्प्रेस किया है? सर भारतीय समाजशास्त्री मुझे लगता है एम.एन. श्रीनिवास जी से मैं ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। कौन सी थियरी है एम.एन. श्रीनिवास साहब की जो बहुत ही पॉपुलर थियरी रही है? संस्कृताइजेशन की, संस्कृतिकरण की थ्योरी है, डोमिनेंस कास्ट की भी थ्योरी है। ब्लीड विथ डिग्निटी क्या है ये? सर ये एक सोशल कॉज है। अभी आजकल बातचीत भी इस पे होती है। ये महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन से संबंधित एक चीज़ है जिसमें उसको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं टैबूज, जिसकी बात हम नहीं करते हैं समाज में। और मैंने एक न्यूज़ पढ़ी सर, जो वेस्टर्न यूपी के बागपत शहर की महिला थी, जो सैनिटरी पैड ना होने की वजह से वो जो क्लॉथ यूज़ करती थी उसकी वजह से आयरन हुक की वजह से उनका इन्फेक्शन हो गया और डाइट कर गई। तो ये एक ब्लीड विद डिग्निटी कि आपकी जो ब्लीडिंग है ये आपकी डिग्निटी है, ना कि कोई अपमान है, इसको छुपाए नहीं। इसलिए लो कॉस्ट सैनिटरी पैड उनको उपलब्ध कराने का हम 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें महिलाएं भी हैं, और हम एक मथुरा से एक जो लो कॉस्ट पे सैनिटरी पैड बनाती है संस्था, उससे बातचीत करके उनको लो कॉस्ट पे उपलब्ध कराते हैं। अभी चूँकि फाइनेंशियल रिसोर्स हमारे पास उतने नहीं हैं, इसलिए जब कभी मैं आगे किसी पद पे पहुँचूँगा और मेरे पास बेहतर लोगों से जुड़ाव होगा तो उस नेटवर्क के माध्यम से मैं इस कॉज को और आगे बढ़ाने की कोशिश। अभी कोई पिक्चर भी आई इस पर? यस सर, अभी हाल ही में पिक्चर आई है जिसका नाम है पैडमैन, और अक्षय कुमार साहब ने उस पर काम किया। डायरेक्टर कौन थे इसके? सर माफ़ करिएगा, डायरेक्टर नहीं है। कोई बात नहीं है। अच्छा, ब्लीड विद डिग्निटी, उसके बाद आप अभी ट्रेनिंग में हैं नैनीताल में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में? सर 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 है जी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके पोस्टिंग के लिए अच्छी है? सर मुझे लगता है कि मेरे पोस्टिंग के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट अच्छी होगी, क्योंकि जब हम राज्य को सेवाएं दे रहे होते हैं तो हम लोग तहसील या ब्लॉक या जिला स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। जहाँ भी सेवाओं के लिए दिया जाएगा मैं उसके लिए। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी बड़ा है और कौन छोटा है उत्तराखंड में? सर डिस्ट्रिक्ट के देहरादून डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है, और फिर हरिद्वार है। प्लानर में अगर आप जाएंगे तो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार, देहरादून, ये समतलीय क्षेत्र हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। गंगा यहाँ पे प्रवेश करती है समतल क्षेत्र में। ऊपर उत्तरकाशी चले जाएंगे, चमोली चले जाएंगे। पूरी जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की जनसंख्या सर 1 करोड़ के आसपास है। सेक्स रेशियो? सर माफ़ करिएगा, लिंगानुपात मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लिटरेसी रेट याद है आपको उत्तराखंड के? क्योंकि आप जहाँ पे आप पोस्टिंग होगी आपकी कुछ दिन के बाद। सर मुझे अंदाज़ा है 70% के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। इसी तरह मुझे लिंगानुपात में भी 910 या 12 के करीब है। अच्छा, ये समाजशास्त्र की अभी बात हुई जी सर, और आपने संस्कृताइजेशन के बारे में, डोमिनेंट कास्ट भी बात की। इवन की लिट लैंड ग्रेट ट्रेडिशन है, लिट लैंड ग्रेट ट्रेडिशन है। जी जी जी। यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोक्लाइजेशन है। जी जी जी। अगर ये सारी चीज़ें हम देखें थियरी जी और उत्तराखंड को देखें जी, तो हम क्या पाते हैं वहाँ के समाज में? कुछ इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं, इन सब के द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे संस्कृतिकरण की ही धारणा है, तो जिसमें एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि कुछ जातियां होती हैं जो गैर हिंदू हैं या पिछड़ी जातियां हैं,
वो ऐसी प्रवृत्ति अपनाती हैं, सांस्कृतिक चीज़ अपनाती हैं जो उच्च जाति। कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे संस्कार होते हैं। उत्तराखंड से मांग रहा हूँ। उत्तराखंड में जैसे कि कुछ जातियां हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों की, उन्होंने सवर्णों की तरह सांस्कृतिक चीज़ें अपनाई और उनके अंदर उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करना शुरू किया। कुछ लोगों ने मदिरापान करना छोड़ा, मांस छोड़ा। इस तरीके की जातियां हैं वहाँ पे। संस्कृतिकरण इस तरह का दिखता है। जहाँ तक बात यूनिवर्सलाइजेशन या पैराकोलाइजेशन की या ग्रेट ट्रेडिशन लेटर ट्रेडिशन मैकम मैरियट का सिद्धांत है, तो उसमें ये होता है कि कुछ फोक चीज़ें हैं, जो फोक गीत हैं पर्वतीय क्षेत्र के, वो भारत स्तर पे भी सुनाई पड़ जाते हैं या उनका कोई वर्जन सुनाई पड़ता है। ये यूनिवर्सलाइजेशन की थ्योरी होती है। या कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई गीत या कोई चीज़ प्रचलित हो जाती है, उसका लोकल स्वरूप आप देख सकते हैं गाँव में जाकर कि वहाँ पे वो अपने रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो पैराकोलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं वहाँ पर। इमरान, एक क्रिमिनल जस्टिस पर यस सर, अभी कुछ सुधार के बारे में बात हुई है। जी जी। कोई कमेटी, कोई रिपोर्ट, कुछ पता है आपको? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे मलिमत कमेटी, हाँ सर, मलिमत कमेटी इस पर का गठन किया गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। हालांकि उसने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं वो मैंने अध्ययन नहीं किया है। अगर मैं अध्ययन करूंगा तो मैं इस अवस्था में होगा कि उसके बारे में बता सकूं। जहाँ तक बड़े लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी कि हमारे कुछ क्रिमिनल लॉज में कुछ सुधार किए जाएँ, कुछ चीज़ों को सिविल लॉ में बदला जाए, कुछ सिविल चीज़ों को क्रिमिनल लॉ में लाया जाए, इस तरह की बातचीत हो रही थी। आपने जैसे एंटर किया, जी सर, तो मुझे लगा एक कोई पुलिस अफसर आ रहा है, तो क्या ये आपके ट्रेनिंग का नतीजा है? धन्यवाद सर, अगर आपको ऐसा लगा। और मुझे लगता है कि मैंने स्वाभाविक ही एंट्री करी थी, जैसे मैं कहीं पे भी अपनी क्लास में भी जिस तरीके से एंट्री करता हूँ उसी तरह। अच्छा, लास्ट कंक्लूड कर दीजिए। ब्लीड विद डिग्निटी को एक शेर शायरी के साथ कंक्लूड कीजिए। सर, मेरी खुद की स्वरचित है, हालांकि मैंने उसे ख्वाब पे लिखा था, लेकिन मैं लिखना चाहूँगा कि मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, मेरे अब्बा तूने दफनाया मुझे चांदी के कफन में, कसूर सिर्फ इतना था मेरी मोहब्बत गरीब थी, कसूर सिर्फ इतना था मेरी मोहब्बत गरीब थी। और जैसे ब्लीड विद डिग्निटी में एक चीज़ ये भी है कि गरीबी भी इसका पक्ष है कि कई वजह गरीबी की वजह से हम लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि सिर्फ एलिट्स लोग को या होता है। तो उस पर मैंने लिखा हुआ है कि आ रही है आवाज़ कहीं से रोने की, आ रही है आवाज़ कहीं से रोने की, ज़रूर बच्चा कोई भूख से रोया होगा, और पूछ कर देख ज़रा आंसू किसी मुफलिस के, पूछ कर देख ज़रा आंसू किसी मुफलिस के, बेइंतहा चैन सुकून तुझे हासिल होगा। गुड। भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं वो पहले 90% हिंदू थे, तो किसी न किसी दौर में धर्मांतरण हुआ। जी जी। आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण हमेशा बलपूर्वक होता रहा होगा, या ज़्यादातर जो लेबर बॉन्डेज की प्रॉब्लम है, जी जी, या हिंदू सोशल हायरार्की में जो एक निचले पायदान पर दमन की है, जी उससे एक मुक्ति के लिए लिबरेशन, जी, कन्वर्जन फॉर लिबरेशन जी जी, एंड कन्वर्जन फॉर संस्कृताइजेशन, जी जी, इस पर क्या अध्ययन हुआ है भारतीय समाजशास्त्र में इस पहलू पर? जी, मुझे लगता है सर दोनों ही चीज़ हैं। और दूसरा पक्ष मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि आप ज़बरदस्ती या ज़ोर कितने लोगों को बना सकते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि जैसे हम मुस्लिम धर्म के बारे में बात करें, तो जो योगी जी ने बिल्कुल सही बात की है कि जो भारत के मुसलमान हैं अगर उनको देखे जाए तो वो 3 प्रकार के हैं, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ मुसलमान वो हैं जो अपने आप को मध्य एशिया या मिडिल ईस्ट या से जोड़ते हैं और अपने आप को सैयद वगैरह हैं। और जो अर्जाल या दूसरे हैं वो सर कन्वर्टेड हिंदूज़ हैं, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर निचली जातियाँ अवमानना की वजह से या चेतना की वजह से या सूफिज़म या भक्ति मूवमेंट का जो दौर था उससे प्रभावित होकर आए। चूँकि इस्लाम एक इगैलिटेरियन समाज की बात करता था, हालांकि सिद्धांत और व्यवहार में चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं। खुद मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम आप देख सकते हैं और वहाँ पे भी कास्ट हायरार्की आपको नज़र आती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ है। और जो योगी जी ने कहा कि पहले मुस्लिम थे उसके बाद कन्वर्ट हुए, मुझे वक्तव्य में कोई मतलब परेशानी नहीं दिखती है कि इसमें कोई। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में कई नामी ग्रामी शायर थे जी, उर्दू के 4 बड़े शायरों में से 3 उनके दरबार में ही थे। जी जी जी। क्या आपको ध्यान है कौन कौन से थे वो शायर? सर माफ़ करिएगा, मुझे मोहम्मद शाह रंगीला का दौर याद है कि 1719 से 1748 तक थे।
परंतु उस दौरान कौन से शहर अच्छा, मीर तकी मीर एक तो उनके जी दरबार जी में नाम थे। मैंने सुना है मीर उनके दो समकालीन शायरों का नाम बता दीजिए, मीर साहब के दो समकालीन। सर माफ करिएगा, मैंने उर्दू हिस्ट्री थोड़ी सी कम पढ़ी है। अच्छा ठीक है। क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन और क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम, यस सर। अर्थव्यवस्था और मंदी के संदर्भ में, यस सर। और मॉनेटरी स्टिमुलेशन और फिस्कल स्टिमुलेशन, इस तरह के जो मुहावरे हैं, यस सर। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग और मॉनेटरी स्टिमुलेशन, यस सर। अगर इन दोनों में फ़र्क तलाशा जाए यस सर। तो क्या फ़र्क है उसमें? सर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अखबार में सब चर्चा में विषय में रहते हैं, ये बेसिकली यूएसए से ये टर्मिनोलॉजी आई। क्वांटिटेटिव ईजिंग है कि हम बैंक दरों को घटाकर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाते हैं, जिससे कि निवेश बढ़ सके, लोगों के पास धन आए और वो डिमांड बढ़े उनकी, तो इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। या इसी को कम किया जाए तो उसे क्वांटिटेटिव टेम्परिंग कहते हैं, कि उसे कम कर दिया गया। जहाँ तक बात मॉनेटरी स्टिमुलस की है, कि कई बार सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि किसी क्षेत्र में निवेश करके मांग को बढ़ाया जाए, तो वो स्टिमुलस कहलाता है। और इस तरीके का प्रयास वर्ष 2012-13 के दौरान किया गया था सरकार द्वारा। क्या आपको लगता है कि आजकल दुनिया करेंसी वॉर के दौर से निकल रही है? इसमें करेंसी वॉर क्या है, उसमें थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है अभी? सर करेंसी वॉर ये है कि हर देश चाहता है कि उसकी करेंसी अन्य करेंसी मतलब कि डॉलर के सापेक्ष में मजबूत रहे। और हम देखते हैं कि समय समय पर रुपए के डिप्रिसिएशन की बात आती है, तो डॉलर के सापेक्ष जो रुपए की या अन्य जो जिस भी देश की करेंसी है उसको वो समकक्ष रखना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में अपनी करेंसी का प्रसार चाहते हैं। यही करेंसी वॉर है, और इस तरह की प्रवृत्ति दिखती है। खुद चाइना ने अभी समय समय पर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया, और कि वो अर्थव्यवस्था में बना रह सके, बाजार में बना रह सके। इस तरह की हमें चर्चाएं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। आजकल दुनिया भर के युवाओं में बेचैनी बहुत ज़्यादा है, जिसकी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक तौर पर सोशल ग्रुप में भी दिखती है, राजनीतिक तौर पर पुरानी पार्टियों और नेताओं को लोग हरा रहे हैं, नए लोगों को मौका दे रहे हैं। दुनिया के लगभग हर देश में हो रहा है। ये जो सामाजिक बेचैनी है, यस सर, इसका क्या एक तात्कालिक कारण आर्थिक मंदी है और उसमें जो बेरोजगारी और लाचारी फैली है वो है, या उसके कुछ और भी आपको मूलभूत सामाजिक कारण नजर आते हैं? सर मेरा मानना है कि सोशल अनरेस्ट जिसकी बात आपने की, ये हर समाज में रहता है। दौर दौर पे समय काल परिस्थितियों के अनुसार इसकी अभिव्यक्ति बदलती रहती है। क्योंकि वर्तमान में 2011 के बाद से अगर हम भारत की बात करें, तो सोशल मीडिया का प्रसार जो हुआ है, उससे इस अभिव्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये बहुत तेज़ी से हमें दिखाई पड़ता है, कोई भी रिएक्शन होता है और उस पर यूथ चूँकि बहुत वनरेबल होता है, वो प्रतिक्रिया करना चाहता है, वो जल्द से जल्द नतीजा या रिजल्ट चाहता है, इसलिए वो अपनी अभिव्यक्ति देता है। और ऐसी चीज़ें हमने प्रवृत्ति देखी है। इसके पीछे कारण यह है कि देखिए, देश की भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 65% जो है लोग हैं वो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। संसाधन लिमिटेड हैं और हर कोई संसाधन तक अपनी पहुंच चाहते हैं। इसलिए वो किसी फॉर्म में, विद्रोह के फॉर्म में या सरकार बदलने के फॉर्म में या संगठन बनाने के फॉर्म में, इस तरह की उनकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती हैं। और हाल के जो चुनाव हुए हैं उनमें जिस तरीके से विभिन्न प्रदेशों की सरकारें बदली हैं, वो दिखाता है कि यूथ वोट के माध्यम से, जो कि एक सशक्त संवैधानिक उपकरण है, उसके माध्यम से वो इस चीज़ों को बदलने का प्रयास करता है और अपने लिए आशाएं, संभावनाएं तलाशने की कोशिश करता है। और किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके युवा इस तरह से आगे बढ़े आए। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ये क्या है सर? ये वर्तमान में एक सरकार का नारा है। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार का साइज़ कम हो, मतलब कि जो एक लाल फीताशाही बढ़ गई है, हर काम के लिए अलग अलग लोग बटे हुए हैं और काम जबकि कम ही स्टेप से पूरा हो सकता है। तो मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार में सरकारी तंत्र को छोटा किया जाए, और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं जनता तक पहुंचाई जा सके, जल्द त्वरित पहुंचाई जाए, जिसका सुशासन एक उसका उदाहरण है। वन नेशन वन टैक्स भारत सरकार का टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम था। यस सर, यस सर। क्या आपको लगता है इससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है? वन नेशन वन स्कूलिंग सिस्टम, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में जो अंतर है, यस सर, और वही अंतर परिलक्षित होता है सोसाइटी में, यस सर, और इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ती है। तो Yes, आपको sir. लगता है कि, मेरा प्रश्न ये है कि जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें केवल गवर्नमेंट ही लीड प्लेयर के रूप में आए, कोई प्राइवेट प्लेयर्स ना हो, तभी हम इक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं?
अग्री करते हैं इस व्यू पॉइंट से? यस सर, मेरा मानना है कि सर पहले हमारे सरकारी क्षेत्र थे, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों से ही पढ़े होंगे यहाँ पर, लेकिन निजी क्षेत्र ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहाँ तक बात असमानता की, जो निजी क्षेत्र के आने की वजह से सुविधा संपन्न लोग ही वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अच्छे स्कूलों की बात करें, मेरा मानना है कि एक शिक्षा पर एक ऐसी नीति होनी चाहिए जो एकीकृत होनी चाहिए। किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके हम, जैसे हम एसर रिपोर्ट आई, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि 8वीं के बच्चे 5वीं के गणित के सवाल नहीं हल कर पाते हैं, 5वीं बच्चे दूसरी के नहीं कर पाते हैं। इसका हमें सरकारी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है। चूँकि निजी क्षेत्र में आपको गुणवत्ता मिल जाती है, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें दोनों को मिक्स करके, निजी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र को कुछ इंसेंटिव देके, कुछ जगह आवंटित करके, और उसमें ये फिक्स कर दिया जाए कि इतने टीचर लेंगे, इतना उनका वेतन होगा, समय समय पर उनका असेसमेंट होगा, तो मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जहाँ तक सर आपने बोला कि एक जैसी शिक्षा नीति, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र भी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर या पर्वतीय क्षेत्र में, तो किस तरीके से हम भाषा के साथ संयम, वो सामंजस्य बिठा सकें और एक अच्छा पैटर्न सिलेबस बना के इस पर काम करें। तलाक़े हसन और तलाक़े एहसान, यस सर, दोनों में क्या अंतर है? तलाक़े हसन और तलाक़े एहसन, ये दो तरीके के तलाक हैं। तलाक हसन में सर, आप तलाक़े एहसन में आप जब तलाक देते हैं 1 महीना वेट करते हैं, जिसे 1 मैन स्ट्रक्चरल साइकिल कहते हैं, फिर आप तलाक देते हैं, फिर 1 महीना वेट करते हैं, फिर तलाक देते हैं, और 3 तलाक के बाद तलाक संपन्न हो जाती है। तलाक़े हसन जो कि तलाक का बेहतर, वैसे तो अपने आप में तलाक एक ख़राब चीज़ है, परंतु उन तलाक़ों में भी जो बेहतर तलाक समझी गई है उसे तलाक़े हसन कहा गया है, जिसमें आप तलाक देने के बाद 3 महीने यानी 3 महीने स्ट्रक्चरल साइकिल जिसे इद्दत का समय कहते हैं, तब तक आप वेट किया जाता है। संभव है कि इस 3 महीने में दोनों में सामंजस्य बन जाए, हो सकता है किसी ने नशे में, गुस्से में या किसी के बहकावे में आके तलाक दी, तो ये समय दिया जाता है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे की तरफ मुड़ सके, रुजू हो सके और उन दोनों का विवाह फिर से कायम हो सके। ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है उसके बाद अब ट्रिपल तलाक इनवैलिड है। यस सर। ठीक है, तो सरकार अब क्यों कोशिश कर रही है कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनवैलिड है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए? आज आपने किसी को कहा ट्रिपल तलाक, यस सर, तो उसका क्या इम्पैक्ट क्या है? वो मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो नल एंड वॉइड तो होगा नहीं। यस सर। तो सरकार क्यों कोशिश कर रही है कि इसी एक्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए? सर मुझे लगता है इस एक्ट पे बिल लाने की ज़रूरत है, और जैसे कि बिल लाया गया लोकसभा में, वो पास हो चुका है। और वजह ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो केस में ये निर्णय दिया, तो उसके बाद तलाक तो वॉइड हो गया, किसी ने ट्रिपल तलाक दिया, परंतु अब उस महिला को उसके साथ भी रहना है और तलाक भी नहीं, और वो पति उसके साथ रहना नहीं चाहता है। तो एक ऐसी नीति लाने के लिए, एक ऐसी पॉलिसी लाने के लिए जिससे उसका संरक्षण किया जा सके, और क्रिमिनलाइज इसलिए किया सरकार ने ताकि ये मैसेज जा सके कि एक ख़राब चीज़ है और इस पर एक बेहतर कानून की ज़रूरत थी। हालांकि मैं मानता हूँ कि उस बिल में कुछ ज़रूरतें हैं जिसको करने की ज़रूरत है, जैसे कि उसको क्रिमिनल घोषित किया गया और उसमें 3 साल की या 7 साल की सज़ा की बात की गई है, और 3 साल वो महिला जो है सिंगल वुमेन रह जाएगी, क्योंकि उसका तलाक नहीं ख़त्म होगा, सिंगल विडो वुमेन रह जाएगी। फिर भत्ते की बातें हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा की ज़रूरत है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, चूँकि आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा एक ओपिनियन भी हो जाएगा। अभी टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है बाबरी मस्जिद के। यस सर। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि इतना जो विवाद हो रहा है, उसके बदले उसको जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू है उसको दरकिनार करके आपसी सहमति से वहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोल दिया जाए जो मानव और मानवता की सेवा करे, या फिर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया जाए? इतना क्यों लड़ाई हो रहा है? सर मुझे आपका सुझाव बहुत बेहतर लग रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कुछ इस तरीके का सुझाव हो जाए, क्योंकि अगर कोर्ट से फैसला आता है तो सर किसी एक पक्ष में होगा, दूसरा पक्ष उससे असहमत होगा, तो क्यों ना हम संवाद के माध्यम से, कुछ लोगों ने ऐसी पहल करी, उन्होंने बोला कि हम मस्जिद की जगह को शिफ्ट कर सकते हैं या कुछ सहमति बनाकर, तो मुझे लगता है संवाद के माध्यम से अगर इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और इस तरीके का कोई सोल्यूशन जिसमें जैसा आपने बताया, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहा है। अगर मुझे कभी मौका मिला इसमें एक पक्ष बनने का, तो मैं बिल्कुल इस तरीके की राय रखूँगा। अभी ट्रेनिंग में आप किस तरह का हथियार सीख रहे हैं? सर अभी मेरी ये फाउंडेशन ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमें अन्य सेवाओं के साथ, SDM वगैरह के साथ
सेवा वो ट्रेनिंग दी जा रही। तो अभी मुझे इस तरह वेपनरी ट्रेनिंग हमारी नहीं तो शुरू। कैसा अनुभव है आपका? प्रशासन में आप प्रवेश कर चुके हैं, कैसा अनुभव है? ये सर बहुत अच्छा अनुभव है। सारे लोग युवा हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। नई नई चीज़ों की हमें पता लग रही हैं उत्तराखंड के बारे में, वहाँ के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, वहाँ के वन संपदा, महिलाओं की स्थिति कैसी है, इस तरीके की तमाम चीज़ें, कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह समतलीय क्षेत्रों से सेवाएं पहुंचती हैं और कैसे क्यों वो ज़रूरत पड़ी पर्वतीय क्षेत्र एक राज्य बनाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को हमें वहाँ पढ़ाया जा रहा है। कुछ हमें ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क, वर्क कल्चर, इस तरीके की चीज़ें भी सिखाई जाती हैं जो मेरी व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी को वो इम्प्रूव करेंगी और कर रही हैं। इमरान जी, आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। यस सर। तो आप ये बताइए कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनती हैं आजकल? यस सर, बनती तो हैं। क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें? सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग ऐसे क्षेत्रों में बनाई जाती है जो अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जैसे भारत को 5 जोन में बांटा गया, 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कि अगर वो अर्थक्वेक प्रोन ज़्यादा क्षेत्र है तो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे बिल्डिंग में। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहूँगा, एक आम भाषा में समझाना चाहूँगा। और जैसे पठारी क्षेत्र है, उदाहरण के तौर पर मालवा के क्षेत्र है या राजस्थान का या बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। परंतु दिल्ली के क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र का लातूर, कोई बिल्डिंग कोड भी फॉलो होता है इसके जी लिए? बिल्कुल। कौन सा ये कोड है? IS 456 कोड फॉलो होता है इसके लिए। अच्छा, आपने अपनी इंजीनियरिंग सिविल से की ये हुई है स्ट्रक्चरल और बुंदेलखंड से की है आपने? हाँ, बीटेक B.Tech। मैंने BIT झांसी बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की कुछ समस्याओं के बारे में आप बता सकते हैं? ये सर बुंदेलखंड सर एक उत्तर प्रदेश का साउथ वेस्ट क्षेत्र है और सर ये सूखा प्रदेश है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले हमीरपुर, बांदा, जालौन और चित्रकूट वगैरह आते हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश के भी आते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी है कि मतलब ये 2 स्टेट्स में बटा हुआ है? यस सर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। कुछ जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं, कुछ जिले मध्य प्रदेश में आते हैं। सूखा क्षेत्र है, इंडस्ट्री नहीं है और जो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या मेडिकल की सुविधा, जैसे झांसी मेडिकल, रानी लक्ष्मी झांसी मेडिकल कॉलेज ही एक वहाँ पे एकमात्र चिकित्सा का क्षेत्र है। और इंडस्ट्री ना होने की वजह से सर वहाँ पे युवा चाहते हैं कि वो दूसरी जगह पर जाएं। जैसे वो आप बता रहे हैं कि बैकवर्ड एरिया है, जी जी। तो ऐसे बैकवर्ड एरिया को अगर अलग राज्य बना दिया जाएगा तो क्या सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? जैसे उत्तराखंड, जी आप एक छोटे राज्य से आ रहे हैं। जी जी सर, छोटा राज्य बनाना एक बेहतर विकल्प होता है, परंतु हम हर जगह समस्या हो और उसको छोटा राज्य बनाने ये भी सही नहीं है। उसके अध्ययन होने चाहिए, उसके आंकड़े होने चाहिए, कमेटियों की रिपोर्ट होनी चाहिए, उस आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। और अगर हम छोटा राज्य बनाना भी चाहते हैं तो दोनों राज्यों की सहमति, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ये बुंदेलखंड रीजन है, और बनने के बाद की भी हमें 15 साल 20 साल का हमारे पास खाका होना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा। क्या अपने रिसोर्स हैं उसके पास, या वो ऐसा तो नहीं वो राज्य बनने के बाद फिर निर्भर रह जाएगा। जैसे उत्तराखंड का ही हमने निर्माण किया परंतु वो सफलता हमें नहीं मिली जो हम जिस मंशा के साथ हमने उसे बनाया था। तो मुझे लगता है कि इस पर अध्ययन होने चाहिए और उसके आधार पर ही। आपने अपनी हॉबी बताई है स्ट्रॉलिंग। यस सर। तो स्ट्रॉलिंग कैसे आपकी हॉबी है? सर मैंने स्ट्रॉलिंग तो एमलेस होती है। यस सर, कि आप ऐसे ही स्ट्रॉल कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो हॉबी कैसे हो गई आप? यस सर। सर मैंने अपनी हॉबी लिखी है शायरी, पोइट्री और स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे ही निकल जाएं, और मेरी दोनों हॉबी आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं बाहर कभी शाम में मुझे वक्त मिलता है और मैं निकलता हूँ तो किसी स्लम एरिया में चला गया या कहीं पे चला गया, तो कुछ जैसे कहते हैं अस्तित्व चेतना का निर्माण करता है। कोई चीज़ मैंने देखी और मुझे उस पर कोई विचार आ गया। उदाहरण के तौर पर कोई महिला चूल्हे में खाना बना रही है और बगल में उसका बच्चा खेल रहा है मिट्टी में, तो वो विचार जो आता है फिर उस पर कोई कमरे पे आके कोई शायरी लिख दी या कोई कविता लिख दी या कोई छोटी शॉर्ट स्टोरी लिख दी। तो स्ट्रॉलिंग का मतलब हुआ कि आप ऐसे ही निकले, घूमे, समाज में, माशरे में कुछ देखा और फिर आपने उसमें कोई शायरी लिख दी। ठीक है इमरान जी। अच्छा, आप ये बताइए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यस सर बहुत फैला हुआ है भारत में, जी, जी। तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? आप तो पुलिस में हैं। जी जी। लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म से नक्सल या मॉइस्ट मूवमेंट कहते हैं, उससे हमारे कई राज्य और बहुत सारे ज़िले प्रभावित हैं। सर मेरा मानना है कि पहले तो हमारे पास अच्छा एक सूचना तंत्र होना चाहिए जिससे हम समझ सकें कि न्यू कैडर उसमें कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि जब तक उनके पास न्यू कैडर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन की आपूर्ति उन्हें कहाँ से हो रही है, उनके लीडर्स कौन हैं जो इसको मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी संगठन होता है उसमें कुछ मोटिवेटिंग लोग होते हैं और कुछ लोग कोई विकल्प ना होने की वजह से उसमें जुड़ जाते हैं। तो कैसे न्यू कैडर उसमें ना जुड़ पाए, इसके लिए मेरी जो रणनीति होनी चाहिए वो दो धारी होनी चाहिए। एक तरफ विकास और दूसरी साथ ही साथ डिफेंस, कि किस तरीके से नक्सल जो गतिविधि करते हैं या नक्सल जो
हमारे डेवलपमेंट के काम में रुकावट पैदा करते हैं उसको मैं रोक सकूं, पुनर्वास के कार्यक्रम में चला सकूं, विकास, सड़कें, स्कूल, विद्यालय, ये तमाम चीज़ें हों। और चूंकि अक्सर देखा जाता है नक्सल इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं ताकि उनकी रीच गांव तक और दूर दराज के इलाकों सरकार ने अभी मतलब हाल फिलहाल में कुछ स्कीम्स वगैरह या कोई रणनीति बनाई है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को दूर करने के लिए, उसके बारे में पता है आपको? मेरे ख्याल से इंद्रधनुष कोई समाधान जैसा कुछ? हाँ सर माफ़ करिए, मैं मिस कर रहा हूँ इस तरह की। ठीक है, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल है कि मॉब वायलेंस बहुत देखा जाता है कि मतलब कोई भी भीड़ उग्र हो जाती है और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाती है, जान माल का भी नुकसान होता है। तो अगर आप ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे मॉब वायलेंस को? सर जैसे मैं देखूँगा कि मॉब वायलेंस का कारण क्या है। ये मॉब वायलेंस अक्सर इस वजह से हो रहा है कि यूथ तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो उसका न्याय प्रक्रिया से जैसे लगता है कि विश्वास कम सा हो रहा है और वो तुरंत निर्णय चाहता है। अगर कुछ ऐसी गतिविधि होती है तो मैं तुरंत अपने सुरक्षा बल के साथ वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा और जो भी उसका कारण है उसका पता लगाकर जल्द से जल्द उसको रोकने का प्रयास करूँगा। इसके लिए कुछ हो सकता है कि जो भी मॉब वायलेंस के जो नेता हैं या जो भी उसको बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों से बात करके, एक कम्युनिकेशन करके, और जो भी मॉब वायलेंस के शिकार लोग हैं उनका प्रोटेक्शन दिया जाए जल्द से जल्द, और फिर आगे की जो भी गतिविधि है या आपराधिक कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, थैंक यू। इमरान, एक अंतिम क्वेश्चन। यस सर। वेल फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन, यस सर, दोनों में क्या अंतर होता है? और गंगा पर अगर ब्रिज बनाना पड़े तो कौन सा फाउंडेशन डालेंगे और क्यों डालेंगे? सर वेल फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन लगभग एक ही तकनीक है, परंतु जैसे हम ताजमहल की फाउंडेशन देखें तो ये एक वेल फाउंडेशन है, और परंतु जब हमें किसी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बनानी होती है तो हम पाइल फाउंडेशन लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पाइल्स जिनका साइज़ कम होता है और जिनकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ज़्यादा होती है, ये पाइल्स होते हैं। अभी अगर हमें ब्रिज बनाना है गंगा रिवर पर अगर तो हम वेल फाउंडेशन बनाएंगे। क्यों? सर चूँकि ब्रिज की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है और उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाटरिंग करेंगे, वहाँ पे वाटर हटाएंगे और उस समय पे हम ब्रिज बनाएंगे या वेल फाउंडेशन बनाएंगे जिस समय गंगा का बहाव कम से कम हो, जिन महीनों में या जिन हम अपने अध्ययन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि किन सालों में या किन महीनों में वो पानी कम से कम फ्लो करता है। और वेल फाउंडेशन इसलिए बनाएंगे क्योंकि ब्रिज की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है और जो नीचे है वो रॉक हमें ऐसी मिल जाएंगी जिनके ऊपर हम अपना वेल खड़ा कर सकते हैं और फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। वे गो नाउ, अब जा सकते हैं। हाँ जी इमरान। यस सर। मैंने तो आपको पहले ही कहा, जिस ढंग से आपने एंटर किया तो मुझे लग गया जो आप ट्रेनिंग में हैं। यस सर। वो पता चल गया। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस भी आप में नज़र आ रहा था। यस सर। मेरे तरफ से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप उत्तराखंड के बारे में चूँकि वहाँ पे है तो और भी बेसिक चीज़ें भी जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बताई जा रही हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें उत्तराखंड के बारे में। दूसरा देखिए, मलीमथ रिपोर्ट के बारे में भी आपने बात की। यस सर। अभी उसको आप पढ़ नहीं पाए हैं। यस सर। थोड़ा सा उसकी भी जानकारी यस सर आप ले लीजिएगा। मेरे तरफ से यही है। और दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, जो कोई भी जैसे सवाल आए थे तो उसमें आपने रूट कॉज पर जाने की बात कही। यस सर। 2-3 बार ऐसा हुआ, वो अच्छी बात है। ठीक, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, एकदम आइडियल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है आपका। आप इम्प्रेशन ये दे रहे हैं जी, या तो आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, यस सर, बहुत ही ज़्यादा, यस सर, ठीक है, कि आप, और या फिर आपका इतना अच्छा एक्सपोजर हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप उसके नुआंसेस को समझ चुके हैं, यस सर, और उसको एम्बेड कर लिया है। लेकिन अभी प्री मैच्योर होगा ये कमेंट करना, क्योंकि अभी आप गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन यही आप कन्वे कर रहे हैं। यस सर, कि यू आर डीप इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे रूट कॉज को करना है। यस सर। और एक चीज़ जो मुझे बड़ा मतलब कि विस्मयकारी और सुखद आश्चर्य हो रहा है, ये कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर वो इनकी तरफ से मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह आपने बहुत ज़्यादा दिए हैं और कुछ फीडबैक्स मिले हैं, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे सजेशंस जो दिए जा रहे हैं उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है। जैसे आपने कहा कि ये सुझाव बहुत ही अच्छा है सर, मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट करने में सहायक होगा। तो आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, समसामयिक विषयों पर अच्छी पकड़ है आपकी, आपका तकनीकी जो पक्ष है वो बहुत स्ट्रांग है। और सर ने इतना अच्छा टिप्पणी किया तो फिर अच्छा है। वी होप कि यू
secure good rank. Thank you, sir. बहुत अच्छा है इमरान जी, मतलब कोई चीज़ बताने वाली नहीं है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, ऑलरेडी सर्विसेज में है, Yes, sir. ब्यूरोक्रेट जैसा आप आंसर ही दे रहे हैं, तो Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल द बेस्ट। बस ऐसे ही बहुत जाके बहुत ही अच्छा है। बैठ के आना। Yes, sir. Honesty of purpose was there. Yes, sir. Ideas were fresh. Yes, sir. So we really like that. Yes, Your sir. body language was very positive. Yes, sir. All good qualities. Yes, sir. You answered all questions very clearly and confidently. Yes, sir. You had the patience to listen to our questions. Yes, sir. And we are very firm in your answers. Thank you, sir. So these are the qualities expected of you. Yes, sir. काफ़ी अच्छा रहा है आपका, Yes, sir. और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा अपना इसी तरह से आप फॉर्म अप कर लीजिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू डू प्रीटी वेल इन द इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you.